हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी रेलवे 12th लेवल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सेट में जीएस के 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा, जिनके अंतर्गत लेटेस्ट करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मेंशन किया गया है। यह प्रैक्टिस सीरीज आपकी आने वाली रिवीजन और क्वेश्चंस पैटर्न को समझने में मदद करेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट और सीरीज पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो या क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उस देश का नाम बताइए जिससे संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत द्वारा ग्रहण किया गया है। ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या फिर जर्मनी। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप समझ जाते हैं तो ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे आंसर को। यहाँ पे पूछा गया है कि उस देश का नाम बताइए जिससे भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को भारत के द्वारा ग्रहण किया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत ने संविधान में होने वाली प्रक्रियाओं या संविधान में कैसे संशोधन किया जाता है उस प्रक्रिया को ग्रहण किया है। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस पार्ट में या भाग में दे रखी है, तो ये आपके पार्ट नंबर 20 में दे रखी है, और आर्टिकल नंबर 368 में आपका प्रावधान किया गया है कि किस तरह से आपके संविधान संशोधन किए जाने हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण अफ्रीका। किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? शत्रुघ्न सिन्हा, शाहरुख खान, करण जौहर या खुशवंत सिंह। तो देखिए, पुस्तक का नाम दे रखा है अनसुटेबल बॉय। किसने लिखा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, करण जौहर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब करण जौहर का संबंध किससे है? तो करण जौहर का संबंध आपके बॉलीवुड से है, अर्थात इनका जो संबंध है आपका सिनेमा से है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? जबलपुर, इलाहाबाद, नागपुर या फिर दिल्ली। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, भारत के किस शहर को किस नाम से जानते हैं? भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नागपुर को हम भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जानते हैं। अब नागपुर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो क्या है? आपकी मुंबई है। और यहाँ के जो सीएम है आपके महाराष्ट्र के, तो वो है आपके देवेंद्र फडणवीस। इनको भी आपको याद करना है, क्योंकि 2025 में इनको बनाया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एनटीपीसी पहले भी कई बार पूछ चुकी है इससे संबंधित क्वेश्चन। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर लद्दाख। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड राज्य में इसका आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव की। तो इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो इसकी शुरुआत आपकी सेलिब्रेट करने की शुरुआत की गई है 2023 से। अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव में किस किस का आयोजन किया गया, किससे इसके पर्पज थे। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी समझ लीजिए। तो आपका विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, जिसे हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे कहते हैं, वो आपका कब मनाया जाता है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी कई बार बन चुके हैं, इसलिए आपका ज़रूरी है। तो ये आपका 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, क्योंकि ये इंडेक्स ऑलरेडी आ चुका है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है आपकी
42। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो होगा आपका उत्तराखंड। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है वो समझ लीजिए। जिस तरह से आपके 2024 से लेकर 2025 तक के जितने भी इंडेक्सेस हैं, आपकी ये संडे को वीडियो अवेलेबल होगी। उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। निम्न में से किसे किसे पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ग्लूकोज या फिर काइटिन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसमें से कौन सा है जिसे हम पशु स्टार्च के रूप में भी जानते हैं। देखिए जब जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके एनटीपीसी पूछती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्लाइकोजन को हम पशु स्टार्च के रूप में भी जानते हैं। ये बॉडी के अंतर्गत कहाँ पर पाया जाता है? तो ये बॉडी के अंतर्गत आपके लीवर और जो आपकी मसल्स होती हैं उसके अंतर्गत उनकी कोशिकाओं में ये पाया जाता है, यानी सेल्स में ये पाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्लाइकोजन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है? कलाई का जोड़, कमर का जोड़, उंगली का जोड़ या फिर गर्दन का जोड़। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक वॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कमर का जोड़। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता क्या है वो समझ लीजिए। एक प्रकार से यहाँ पर एक वॉल होती है, जहाँ पर आपका इस प्रकार से आपका एक सॉकेट बना होता है। इसको ही हम कहते हैं वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बॉडी में अंतर्गत पाए जाते हैं। आप बेसिकली 5 प्रकार के जो 5 टाइप्स के जॉइंट्स पढ़ते हैं बायोलॉजी में, इनको आप रिवीजन करके जाना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2, कमर का जोड़। भारत में सबसे पहले आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1949, 1950, 1951 या 1952। तो देखिए भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन आपसे पूछा गया कि किस सन में हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1951 में ये दोनों ही आपके हुए थे। भारत में जो आम चुनाव हुआ था आपका, वो हुआ था 1951 से 1952 तक, और जो संविधान संशोधन हुआ है वो हुआ है 1951 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1951। अब बात करते हैं आम चुनाव की। तो भारत में आपकी एमपी की सीटें कितनी है, यानी एमपी इन लोकसभा कितने हैं वर्तमान में? तो आप 550 लर्न करेंगे। ध्यान रखना जो आप पहले +2 लर्न किया करते थे उनको संविधान संशोधन के द्वारा, जो राष्ट्रपति के द्वारा, इनको हटा दिया गया है। इसी तरह से एमपी इन राज्यसभा टोटल कितने हैं भारत में? तो वो हैं 250। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1951 में आपका पहला आम चुनाव और संविधान में संशोधन किया गया। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो देखिए आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। क्वेश्चन में पूछा गया खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, मणिपुर राज्य ने इसमें प्रथम स्थान आपका प्राप्त किया है। अब जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है मणिपुर ने, कितने मेडल जीते हैं मणिपुर ने? तो टोटल आपके 14 मेडल जीते हैं, और इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीते हैं वो कितने हैं आपके? तो 5, 6, 3 हैं आपके, यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। बात करते हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 के बारे में। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो आयोजन किया गया है आपके दीव में, यानी जो दीव जिला है आपका, वहाँ पर आपका आयोजन किया गया है। कब किया गया? तो 19 से 24 मई 2025 के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मणिपुर। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? खिलजी, लोधी, तुगलक या फिर तोमर। तो देखिए जो आपका आधुनिक दिल्ली है आपका, उसकी स्थापना किसने की है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4,
तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने इसकी स्थापना की थी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो तोमर वंश के जो राजा थे कौन थे? अनंगपाल। इन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। अब कब की थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी आपकी 736 ईस्वी में। इस चीज़ को भी आप लर्न रखेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 22 मार्च, 23 अप्रैल या फिर 14 दिसंबर। तो देखिए यहाँ पे विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस के बारे में पूछा गया है कि ये दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। 14 दिसंबर को आपका विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक साल आपका मनाया जाता है। अब इसके अंतर्गत आपकी ऊर्जा संरक्षण को सेलिब्रेट करने के लिए जो आपकी ऊर्जा है कंजर्व करने के लिए, ये आपकी जागरूकता बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पायरिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? आँखें, छोटी आँत, दांत और मसूड़े या फिर बड़ी आँत। तो देखिए जो आपका अक्सर करके बोलते हैं कि पायरिया रोग हो गया है, तो उससे कौन सा अंग आपका प्रभावित होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दांत और मसूड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं पायरिया से। अब बात कर लेते हैं पायरिया के बारे में क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कई बार बीमारियों से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। अब जो आपका जो पायरिया है वो किसके कारण होता है? तो ये आपका बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। क्या है आपकी? जो आपका वाहक है वो क्या है? आपका रीजन है आपका वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भारत का प्रधानमंत्री डैश लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, संसद द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत पार्टी को नामांकित किया जाता है। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री के जो प्रावधान दे रखे हैं कि किस तरह से होगा आपका, तो इसके प्रावधान दे रखे हैं आर्टिकल नंबर 75 में। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 75 पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री महोदय के बारे में। ये आपका लोकसभा का नेता होता है। क्या होगा आपका? लोकसभा का नेता माना जाता है आपका प्रधानमंत्री। जो आपकी मंत्रिपरिषद होती है उसका नेता माना जाता है आपका, यानी उसका हेड होता है। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री। यही प्रधानमंत्री आपके बाहर जितने भी आपके जाते हैं बाहर, तो वहाँ से आपकी डीलें करता है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय के नाम पर की जाती हैं। और ये जो आपका प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में बहुमत का नेता होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 से लेकर 1026 के बीच 14 बार आक्रमण किया है? इसको चेंज कर लेना थोड़ा सा, यह मिसप्रिंट है आपका। ये आपका 17 बार है। क्या है? 17 बार आक्रमण किया है। मोहम्मद तुगलक, चंगेज खान, मोहम्मद गालिब या मोहम्मद गजनबी। तो देखिए भारत में तुर्क शासक है कोई, तो 1000 से लेकर 1026 के बीच में 17 बार आक्रमणकर्ता कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, महमूद गजनबी। अब महमूद गजनबी को हम मोहम्मद गजनी के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अब इनके बारे में फैक्ट समझ लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। इन्होंने जो आक्रमण किया था सिर्फ और सिर्फ लूट के लिए आक्रमण किया था। किसके लिए किया था? लूट के लिए आक्रमण किया था। दूसरा जो इनका सबसे फेमस है आपका जो आक्रमण है, अक्सर करके पूछा जाता है क्वेश्चन में, सोमनाथ के मंदिर पर इन्होंने आक्रमण कब किया था? तो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी के बीच में, जहाँ पर अपार संपत्ति को लूटकर ले गया था। सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपके गुजरात राज्य में आपका वर्तमान में भी स्थित है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद गजनबी।
यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास आयोग, पंचायती राज मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी हैं। यशोदा एआई का मतलब क्या है? यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपका एआई लिटरेसी को बढ़ाना। क्या है आपका? एआई लिटरेसी को बढ़ाना है। किन में बढ़ाना है? तो ये फीमेल्स में बढ़ाना है, जिससे कि जो महिलाएं हैं एआई के क्षेत्र में अपना करियर बना सकें। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो इसकी स्थापना कब की गई है? क्योंकि अक्सर करके वन वर्ड में आपके आंसर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो स्थापना की गई है 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना की गई है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो हेड क्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। तो इनके जो आपके चेयरमैन हैं इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चेयरमैन या चेयरपर्सन जो भी कहिए आप, वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, जो आपकी अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो हैं आपकी विजया किशोर। क्या है आपकी? विजया किशोर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा यशोदा एआई अभियान प्रारंभ किया गया है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो जो छोटी वस्तुएं, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक, सकारात्मक, कोई प्रभाव नहीं, या फिर पहले बढ़ता है या फिर घटता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब ये नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है वो समझ लीजिए। मान के चलिए कि किसी की सैलरी आपकी 10,000 रुपये पर मंथ है आपकी, और वो अभी सस्ती वस्तुएं जो उसका खर्चा चल रहा है उनको ख़रीदता है, लेकिन उसकी जो आपकी सैलरी है तो वो आपकी 20,000 पर मंथ हो गई। क्या होगी? 20,000 पर मंथ हो गई। अब ये जो पहले वस्तुएं खरीद रहा था यहाँ वाली, उन वस्तुओं को छोड़कर अलग वस्तुओं को खरीदेगा। जो महंगी वस्तुएं हैं उनको खरीदेगा, क्योंकि इसका जो लाइफ स्टाइल है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपकी जो सस्ती वस्तुएं होती हैं, छोटी वस्तुएं होती हैं, उन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो ये प्रभाव पड़ता है नकारात्मक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, शुभमन गिल या फिर केएल राहुल। तो देखिए हाल ही में भारतीय टेस्ट टीम क्रिकेट का जो कप्तान बनाया गया है वो है आपके शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 4। अब बात करते हैं आपके भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के बारे में। तो 22 कैप्टन किसे बनाया गया है? तो वो हैं आपके ऋषभ पंत, जबकि कैप्टन बनाया गया है शुभम गिल को। तीनों फॉर्मेट देख लीजिए, क्योंकि अलग अलग आपके क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। तो T20 फॉर्मेट का कैप्टन कौन है? तो T20 का है आपके सूर्य कुमार यादव, जबकि आपके जो 50-50 ओवर का जो वनडे मैच होता है उसके कैप्टन कौन है? तो वो हैं आपके रोहित शर्मा। इनको भी आप याद रखेंगे, ध्यान रखना। तो T20 का सूर्य कुमार यादव, 50 फॉर्मेट का रोहित शर्मा, टेस्ट क्रिकेट टीम का कैप्टन है आपके शुभमन गिल। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धम्मचक्र मुद्रा या फिर भूमि स्पर्श मुद्रा। तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने अपना जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया है, पहला तो इसको ही लर्न करना है कि उपदेश कहाँ दिया है, तो सारनाथ में दिया है। किस मुद्रा में दिया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, धर्मचक्र मुद्रा में। सारनाथ वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी ने 5 शिष्यों को या 5 स्टूडेंट्स को अपना पहला उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्त करने के बाद में।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। किस पोजीशन में दिया था? धर्मचक्र मुद्रा में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? राइबोसोम, नाभिक, डीएनए या फिर कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पे ये जल्दी नहीं है, झिल्ली है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। इनके अंतर्गत आपका डीएनए, आपका कंप्लीट डीएनए पाया नहीं जाता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, दिल्ली या फिर पांडिचेरी। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इनमें से किसमें आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिक्किम। क्योंकि सिक्किम आपका यूटी ना होकर क्या है, आपका एक स्टेट है। यहाँ पर आपका सीएम होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। अब देख लीजिए, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होता है वो यूटी के लिए होता है, यूनियन टेरिटरीज़ के लिए होता है, जिसमें आपका अंडमान निकोबार, दिल्ली या पौंडीचेरी, तीनों में ही आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर पाया जाता है। बात कर लेते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम पहले अपना पूर्ण राज्य था, आपका स्वतंत्र राज्य था, जिसे आपका 36वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका भारत का राज्य में मिला लिया गया, भारत के राज्य के रूप में इसे मिला लिया गया। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर आप सभी बच्चों के लिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, वो सुन लीजिए। वे स्टूडेंट जो आपका पैट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और रिवीजन करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट में एक पेपर ऑलरेडी हम सॉल्व करा चुके हैं। इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपकी जो जनरल स्टडीज़ है आपकी, जिसके अंतर्गत आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उन्हीं का आपका रिवीजन कराया जाएगा। प्रत्येक सेट में आपके 50 क्वेश्चन होंगे। इसके अंतर्गत आपके टोटल जो करंट अफेयर्स हैं उनको ऐड किया जाएगा, और जो आपका न्यू पैटर्न सिलेबस है आपका पैट 2025 का, उसके बेस्ड पर आपके प्रैक्टिस सेट पेपर्स को तैयार किया जाएगा। जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी एक चैनल पर सेट पड़ा हुआ है। प्रत्येक दिन यानी 5 बजे इवनिंग में आपका क्लासेस स्टार्ट होगी आपके लिए, जिससे कि आपकी प्रॉपर तैयारी हो सके। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि जो स्टूडेंट्स आपके एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट जो आप ऑलरेडी चैनल पर आकर वीडियो को देखते हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आपके लिए बहुत जल्द जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज हैं करंट अफेयर्स की वीडियो आने वाली हैं। जैसे आपका एक वीडियो इंडेक्सेस का सेपरेट आने वाला है, इसी तरह से आपके जितने भी आपके जो दिवस होते हैं उनका वीडियो आने वाला है। तो इन सब के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं अपना आगे। कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए चेंज कर लीजिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? लिनेन, रेशम, जूट या फिर नाइलॉन। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा प्राकृतिक रेशा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जूट। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर उत्पन्न होती है, लाल, नारंगी, नीली या फिर हरी। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आपकी ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर जो आपकी लौ होती है, क्या है आपकी लौ होती है, वो किस प्रकार की उत्पन्न होती है, किस कलर की होती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, व नीले रंग की होगी। देखिए जब भी आप अक्सर करके गैस सिलेंडर अगर कोई आप चलाते हैं, तो अगर उसमें पूरी तरीके से आपकी गैस है तो उसकी जो कलर होता है वो नीले कलर का होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की पूर्ण मात्रा मिलती है तो नीले कलर की लौ होती है। जबकि अगर मात्रा इनसफिशिएंट है आपकी, क्या है, इनसफिशिएंट है, अगर आपको मात्रा नहीं मिल रही है तो किस कलर की आपकी होगी?
तो आपकी जो लौ होगी वो येलो कलर की होगी या फिर रेड कलर की होगी। इस बात को भी आप ध्यान रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दारा शिकोह किसका भाई था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर या फिर औरंगजेब? तो देखिए यहाँ से अक्सर करके मिडिएवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है आपका दारा शिकोह से संबंधित क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा गया किसका भाई था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, औरंगजेब का ये भाई था। जबकि बेटा किसका था, तो शाहजहां का बेटा था। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं दारा शिकोह के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो शाहजहां का एक्चुअल में जो उत्तराधिकारी था वो दारा शिकोह ही था, लेकिन शाहजहां के बाद में राजा कौन बना? औरंगजेब बना। अब कैसे राजा औरंगजेब बना था वो समझ लीजिए। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसे हम सामूगढ़ का युद्ध कहते हैं। तो सामूगढ़ का युद्ध भी आपका अक्सर करके आपसे पूछा जाता है, कब लड़ा गया था? तो 1658 में ये युद्ध लड़ा गया था सामूगढ़ का, जिसमें आपके दारा शिकोह को क्या हुआ? पराजित हुआ था। दारा शिकोह कौन पराजित हुआ? दारा शिकोह आपका पराजित हुआ था। तो यहाँ से तो ये पराजित हो गया, राजा कौन बन गया? आपका औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब ने फिर भी इसे दूसरी बार फिर से हरा दिया इसी युद्ध में। युद्ध में कब हराया था? 1659 में। और उसके बाद इसको डेथ दे दी, अर्थात मृत्यु दे दी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह। कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जा सकता है? पोलियो, खसरा, रेबीज या फिर चेचक? तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कौन सी बीमारी कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका यानी वैक्सीन दी जा सकती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चेचक के केस में आप टीका दे सकते हैं। तो देखिए चेचक जब किसी भी व्यक्ति को हो जाती है तो 3 से 5 दिन के अंतर्गत इनको वैक्सीन दी जाती है, जिससे कि वो सही हो जाए। अब ये किसके कारण होती है वो इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए कीटाणु की बात की जा रही है, चिकन पॉक्स की बात की जा रही है, तो ये होती किससे है? तो ये वायरस के कारण आपकी होती है, नंबर 1। नंबर 2 आप याद रखें किस वायरस के कारण होती है? तो वेरिसेला वैक्सीन, यानी वेरिसेला आपका वायरस होता है, वेरिसेला वायरस के कारण होने वाली ये बीमारी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कठोरता पदार्थ है टंगस्टन, हीरा, स्टील या फिर ग्रेफाइट? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हीरा। अब हीरा किसका बना होता है, किसका अपरूप है? एलोट्रोप किसका है? तो ये आपका अपरूप है आपके कार्बन का। तो हीरा किससे बना होता है? तो हीरा कार्बन से मिलकर बना होता है, इस चीज़ को भी याद रखना। कार्बन का जो पर एटॉमिक नंबर होता है 6/12 होता है, इसको हम इंडिकेट करते हैं। कार्बन के और भी एलोट्रॉप होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, अप्रूप कौन कौन से हैं? तो आपका एक तो होता है ग्रेफाइट, दूसरा होता है फ्लोरीन। तो देखिए इनको भी आपको याद रखना है कि कार्बन, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा सभी किसके अप्रूप हैं? कार्बन के अप्रूप हैं। ये आपका किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? तो ये आपका अधातु कैटेगरी के अंतर्गत आता है, नॉन मेटल के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? फिरोज शाह तुगलक, शाहजहां, औरंगजेब या फिर शेरशाह सूरी? तो जो दिल्ली में जामा मस्जिद है वो किसके द्वारा बनवाई गई है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये शाहजहां के द्वारा बनवाई गई है। अब शाहजहां के द्वारा इसे कब बनवाया गया है, इसकी कृति क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो शाहजहां के द्वारा इसे कब बनवाया गया था? तो 1644 से लेकर 1665 तक इसमें काम चला था। तो अर्थात आपका जब इसको काम स्टार्ट हुआ था तो उस समय आपका राजा कौन था? शाहजहां राजा था। उनका एक सेनापति था जिसके शासनकाल में इसको बनाया गया था, देखरेख में बनाया गया था, सादमुल्ला खान। उनका नाम भी आपको लर्न करना जरूरी है।
सादमुल्ला खान, इनको भी आपको लर्न करना है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बना था? तो ये 1911 में आपका राजधानी बना है, लेकिन कहीं कहीं पर आपकी 12 भी दी गई है, तो आप इस चीज़ को भी देख लेना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शाहजहाँ। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम होगा आसान ऋण, वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि, मुद्रा की कीमत में गिरावट या बैंकों में जमा वृद्धि। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, अति मुद्रास्फीति का परिणाम क्या होगा? तो सही आंसर होगा आपकी मुद्रा की कीमत में गिरावट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए इसको कंसेप्ट वाइज समझिए, एक्चुअल में मुद्रास्फीति क्या होती है। मान के चलिए कि 2010 में आप किसी भी वस्तु को खरीद रहे हैं, तो उस वस्तु की कीमत है आपकी 1000। कोई आपने थिंग खरीदी है, वस्तु खरीदी है, लेकिन वही वस्तु आपकी 2011 में अगर खरीद रहे हैं और उस वस्तु के लिए आपको पे करना पड़ रहा है, मान के चलिए सभी चीज़ें कांस्टेंट होने के बाद में 2000 रुपये, और जो थिंग है वो कॉमन है, उसी रेट की पहले थी और इसी रेट की अब है, लेकिन उसका रेट तो सेम है, लेकिन आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, अर्थात आपकी जो मुद्रा है उसकी कीमत में क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, गिरावट हो गई। इसी को कहते हैं मुद्रास्फीति। लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर हो जाती है, तो उसे कहते हैं अति मुद्रास्फीति। आपने जिम्बाब्वे का नाम सुना ही होगा। जिम्बाब्वे में अक्सर करके इसके केस पाए गए थे अति मुद्रास्फीति के। वहाँ पर लोगों ने क्या कर दिया कि अपनी मुद्रा को इतना छाप लिया कि अनलिमिटेड कर ली थी, जो करेंसी थी उसको छाप लिया था, तो उसके कारण जो करेंसी की जो कॉस्ट थी, कीमत थी, वो क्या हो गई, डिक्रीमेंट हो गई। इसलिए इस कंडीशन को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर बड़े पैमाने पर हो जाती है तो उसे अति मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके कारण ही आपकी मुद्रा की कीमत में गिरावट होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स होती हैं? पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विंडो मीडिया प्लेयर या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो देखिए यहाँ पे क्या है, किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट होती हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब स्प्रेडशीट से क्या लेना देना है? तो इस तरह का आपका पेज होते हैं कि जिस पर आपके रो और कॉलम बनी होती हैं, जिसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं। जहाँ पर आपकी रो और कॉलम बनती है उस सेल कहते हैं, और जहाँ पर आपका कर्सर होता है उसे एक्टिव सेल कहते हैं। जबकि पावर पॉइंट किसके काम आता है? तो ये आपके प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो राइटिंग या टेक्स्ट के लिए काम आता है, और जो एक्सेल है वो अकाउंटिंग में वर्क का आता है, कि जो भी आपकी शीट्स होती हैं, अकाउंट होते हैं, बैंकिंग होती है, उस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं कि कौन सम्मिलित नहीं है या कौन सम्मिलित है, तो पहले आपको क्वेश्चन आपको देखना है। तो सही आंसर होगा कौन सा है? मध्य प्रदेश मोहन यादव, राजस्थान भजनलाल शर्मा, हरियाणा नायब सिंह सैनी, नई दिल्ली किरण बेदी। तो देखिए जितने भी आपके सीएम हैं वो 2024 और 25 में आपके बने हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा नई दिल्ली, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो नई दिल्ली में आपकी किरण बेदी को मुख्यमंत्री ना बनाकर किसे बनाया गया है? रेखा गुप्ता को बनाया गया है। किस पार्टी से हैं? तो ये आपकी बीजेपी पार्टी से हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपकी नई दिल्ली विधानसभा में कितनी आपकी सीटें हैं? तो 70 सीटें हैं दिल्ली विधानसभा में। जबकि मध्य प्रदेश में मोहन यादव हैं, बीजेपी के ही हैं, राजस्थान में भजनलाल शर्मा बीजेपी, हरियाणा नायब सिंह सैनी बीजेपी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? बिहार, केरल, असम या छत्तीसगढ़। तो आपका सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है आपकी रायपुर, जिसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया है? अटल नगर। दोनों में से कोई भी अगर आपका आता है तो आप इसको आंसर को टिक करके आएंगे।
छत्तीसगढ़ में भी आपके 2024 में इलेक्शन हुए थे, जहाँ पर किसको सीएम बनाया गया है, तो विष्णु सिंह सहाय को बनाया गया है। ये बात भी आप याद रखना। और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये पार्टी से बिलोंग करते हैं आपकी बीजेपी से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 छत्तीसगढ़। एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है, यह किसका उदाहरण है? न्यूटन के दूसरे नियम का, पास्कल के नियम का, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, या फिर डाल्टन के नियम का? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिजिक्स से रिलेटेड है और एनटीपीसी क्वेश्चन यहाँ से पूछेगी ही पूछेगी। तो पूछा गया कि ये किसका उदाहरण है, क्या है? पानी का जहाज तो तैर जाता है लेकिन लोहे की गेंद डूब जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ये उदाहरण है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है वो समझ लीजिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जितना आपका अगर वेट है, क्या है आपका वेट है किसी वस्तु का, अगर उसका वेट आपके नीचे लगने वाले उत्प्लावन बल से ज़्यादा है, क्या है, वेट अगर ज़्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी, वेट कम है तो वस्तु तैरती रहेगी। मतलब क्या हुआ, डूबने की कंडीशन अगर आती है तो वेट आपका अगर मोर देन है आपके उत्प्लावन बल से यानी लिफ्टिंग फोर्स से, तो आपकी वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अगर आपका वेटिंग जो बल है, फोर्स है, वो लेस देन है लिफ्टिंग फोर्स से, तो आपकी वस्तु क्या होगी, तैरती रहेगी, स्विम करती रहेगी। तो ये दोनों कंडीशन ही आपको याद रखनी है। अगर इक्वल है तो आपकी इस तरह से आपकी तैरती रहती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाइड्रा प्रजनन करता है विखंडन द्वारा, बहु विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, या फिर बाइनरी विखंडन द्वारा? तो देखिए, एक हाइड्रा आपका एक पौधा है जो अक्सर करके पानी में पाया जाता है। किसके द्वारा प्रजनन करता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। मान के चलिए कि ये आपका हाइड्रा का पौधा है जिसमें यहाँ पर आपकी कुछ लेयर्स निकल आती हैं इसकी। तो इन लेयर्स को बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं, वडिंग कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। इंग्लिश में आप वडिंग याद कर लेना। तो ये क्या हो जाती है, छिटक के टूट जाती हैं। यहाँ पर मान के चलिए छिटक के टूट गई। अब इसमें से आपका न्यू हाइड्रा बनकर प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विखंडन, यानी क्या कहेंगे, मुकुलन द्वारा, इसका वडिंग द्वारा प्रजनन होता है। ये किस प्रकार के प्रजनन होता है, तो ये आपके असेक्सुअल होता है। क्या है आपका, असेक्सुअल प्रजनन है। इस चीज़ को भी आप याद रखना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मुकुलन द्वारा। CO2 की कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 12%, 44%, 24% या फिर 27.3%? तो देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपकी जो कार्बन है CO2 में वो कितने प्रतिशत है। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, डिटेल आपको समझनी है। जो आपका कार्बन होता है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है। आपका जो O होता है उसका 16 होता है, लेकिन इसके 2 हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने हो जाएंगे इसका, तो आपका हो जाएगा, दोनों को मिला के 32 प्लस दोनों का अगर आप मिलाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 44। ये तो टोटल हो गया किसका, आपका CO2 का। पूछा गया है आपकी C का, कार्बन का। तो क्या करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 12/14 इंटू 100 जब आप करेंगे तो आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपका निकल कर आएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 27.3%। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा भेंट किया गया, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो देखिए, पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है आपके USA में, नंबर 1। नंबर 2, ये अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी दान में दिया गया है अमेरिकन लोगों को, उन्होंने इसको बनाया नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस के द्वारा इनको दान में दिया गया है।
अब फ्रांस के द्वारा इनको दान में कब दिया गया था, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फ्रांस के द्वारा इनको दिया गया है आपका 28 अक्टूबर 1886 ईस्वी को इन्हें फ्रांस के द्वारा गिफ्ट दिया गया। किसको? अमेरिकी लोगों को, अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो देखिए, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपसे आए तो पहले आपका ये डिसीजन होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन आपका सम्मिलित है। तो वर्ल्ड लेबर डे आपका 2 मई को ना सेलिब्रेट करके 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपका 5 जून को सेलिब्रेट ना करके आपका 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये भी आपका गलत है, क्योंकि ये 22 मार्च को किया जाता है। वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे 22 मई। तो यही सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन आपका सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग वेलोचदार है? तो यहाँ पे क्या है कि वस्तु की मांग वेलोचदार है। कार्य, आधारभूत खाद्यान्न, बाहर भोजन करना या फिर सोना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, आधारभूत खाद्यान्न, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया वेलोचदार। मतलब क्या है कि अगर आपकी किसी भी व्यक्ति की किसी भी वस्तु की इनकम बढ़ जाती है, अर्थात किसी पर्सन की इनकम बढ़ जाती है, तो कॉस्ट भी बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन आपकी जो वस्तु की मांग है, आधारभूत खाद्यान्न, चाहे आपकी इनकम घटे या बढ़े, इनकी जो मांग है, डिमांड है आपकी, उसमें कोई परिवर्तन आपका नहीं होता है। इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आधारभूत खाद्यान्न। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में इसे कब राष्ट्र को समर्पित किया गया था, कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपके 1983 ईस्वी को। किसके द्वारा बनाया गया था, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। तो ये बनाया गया है आपके एनटीपीसी के द्वारा, यानी एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 1975 को। इसको भी आपको लर्न करना है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर मारिगेला, डॉक्टर समीर श्रोमणी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रामाकृष्णन एनजीओ। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि आपका विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है 2025 के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, डॉक्टर मेंगरेला को आपका प्रदान किया गया है आपका विश्व खाद्य पुरस्कार 2025। अब बात करते हैं कि ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये प्रदान किया जाता है आपका वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। तो देखिए, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जून महीने का ही करंट अफेयर्स है आपका। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। नंबर 1, इसकी जो आपकी स्थापना हुई है, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की स्थापना कब हुई है? तो इसने स्टार्ट किया था, वर्ल्ड खाद्य पुरस्कार देने की शुरुआत की है 1986 को। बात करते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार अगर दिया जा रहा है तो इसका डे भी मनाया जाता होगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपके 7 जून को। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, डॉक्टर मेरिंगेला। अच्छा, ये समझ लीजिए ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये बिलोंग करते हैं आपके ब्राज़ील से। इस प्रकार आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठोस CO2 किस रूप में जाना जाता है? गैस बर्फ, सूखी बर्फ, ठोस बर्फ या फिर गीली बर्फ। तो जो आपकी CO2 होती है, गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब वो किस रूप में जानी जाती है,
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठोस बर्फ़ के रूप में उसे हम जानते हैं, जिसे हम सॉलिड आइस कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्ची बर्फ़ भी कहते हैं या फिर सॉलिड आइस कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। एशियन चेस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी, दुबई, रियाद या फिर सना। तो देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एशियन चेस चैंपियनशिप 2025, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो तो अक्सर करके आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। इसका आयोजन 2025 में अबू धाबी में किया गया है। अब अबू धाबी में इसका अगर आयोजन किया गया है, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि गोल्ड मेडल किसने जीता है इसके अंतर्गत। तो जो गोल्ड मेडल जीता है उसके विनर कौन है? तो इसके विनर है वर्दिया दानेश्वर। क्या नाम है इनका? वर्दिया दानेश्वर इनका नाम है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये ईरान से आपके बिलोंग करते हैं। जबकि सिल्वर मेडल मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। अब सिल्वर मेडल किसने जीता है, इम्पोर्टेंट क्यों है? ये जीता है आपके निहाल सरीन ने। किसने जीता है आपका? निहाल सरीन ने आपका जीता है, जो कि बिलोंग करते हैं अपने भारत के हैं। भारत से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये चैंपियनशिप भी इम्पोर्टेंट है, मेडल भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लीजिए जिससे कि चीज़ें रिवाइज हो जाएं। एशियन चेस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? अबू धाबी में। गोल्ड मेडल जीता है वर्दिया दानेश्वर ईरान ने, और सिल्वर मेडल जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो जीता है आपके निहाल सरीन ने, बिलोंग करते हैं आपके इंडिया देश से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अबू धाबी। सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन 2025 में कहाँ पे किया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, मणिपुर में इसका आयोजन किया गया। अब मणिपुर में इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो ये किया गया है आपके 20 मई से लेकर 24 मई 2025 में इसका आयोजन किया गया है। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में इसका आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं कि किस डिपार्टमेंट के द्वारा इसका आयोजन किया गया है? तो टूरिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? आपका जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ का, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जिससे कि आपको टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा सके। उद्देश्य क्या है आपका? टूरिज़्म को बढ़ावा देना इस महोत्सव का उद्देश्य है। तो बात करते हैं, आप देखिए सिरोही जो लिली है आपका एक फ्लावर है। क्या है आपका? एक फ्लावर है, जो कि आपके स्टेट फ्लावर की संज्ञा से दी गई है सिरोही लिली को इन मणिपुर। तो इस प्रकार आज की क्लास यहाँ पर आपकी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। जाते जाते आपके लिए इन्फॉर्मेशन आपके लिए बताता जा रहा हूँ कि जो बच्चे आपके पैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी आपका एक सेट चैनल पर पड़ा हुआ है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ की वीडियो अवेलेबल होगी, प्रत्येक दिन आपकी 5 बजे शाम को अवेलेबल होगी। आप वहाँ पर जाकर उन्हें देख पाएंगे। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करना है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।